नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। Hello everyone, my name is Saurabh Singh. Welcome to this new initiative. यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन आंसर के वीडियोस हमारे आ चुके हैं इससे पहले। आज ही 5वां वीडियो है, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए आप इन 2 नंबर्स पे कॉल करिए। जो हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स के लिए अभी जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। सो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मदद से इस बार प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल करिए और हमारा जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेंस के लिए भी एक जो डेडिकेटेड ग्रुप चल रहे हैं उनकी जानकारी के लिए भी हाल ही में सर ने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। बाकी ये फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनकी जानकारी मिलेगी, प्लस सर कुछ मटीरियल वगैरह भी इसमें शेयर करते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन है आज। पहला क्वेश्चन है, अभी आपने देखा होगा कि एक होड़ सी मची हुई है और बहुत से राज्य हैं जो क्या कर रहे हैं कि लोकल्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं इसके और कुछ नुकसान है, तो इसके रीजंस के बारे में आपको डिस्कस करना है। रीजंस आपको बताना है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों कर रही हैं, उनके क्या रीज़न है इसके पीछे, प्लस अगर वो ऐसा कर रही हैं तो इसके क्या नुकसान होने वाले हैं उस राज्य को, वहाँ की कंपनीज़ को, क्या वहाँ के लोकल्स को, या वहाँ का जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है आज की डेट में बिजनेस फ्रेंडली, क्या उसको भी नुकसान हो सकता है। सो आपको बहुत सारे डायमेंशंस में ये सवाल पूछना है, समझना है, प्लस इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में भी आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस मूवमेंट ऑफ इंडिया। रिलीजियस मूवमेंट इंडिया में कब चल रहे थे आपको पता है, जिसने भी स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी आपने तो समझ में आ रहा होगा कि उसमें एक चैप्टर ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उससे रिलेटेड वहाँ से एक सवाल है। हम कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से कर रहे हैं। देखिए एक तो सवाल इससे पूछ सकता है, ये बहुत फेवरेट रहता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जैसे 17 में शायद 2017 में पूछ लिया था कि आर्य समाज का गठन कब किया गया था, एग्जैक्ट ईयर पूछा था आपसे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा कि कब उसका गठन किया गया है, और ये बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में अपनी स्पीच दी थी वो किस साल में दी थी, ईयर आप बताइए, ठीक है। तो आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताना है और इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा। देखिए आजकल के सवाल ऐसे ही आ रहे हैं जो आपको मतलब मजबूर करता है कि आपको जो कुछ भी ज्ञान है ना उसको समेट करके 200 से 250 वर्ड में वहाँ पे लिखना है, लेकिन वो सारे ज्ञान को आपको तुरंत सोचना है, वहाँ पे 7-8 मिनट का समय मिलता है आपको। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि एग्जामिन द नीड फॉर अ रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान की समीक्षा की आवश्यकता की जांच करें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि संविधान 1950 में से लागू है और अभी 70 साल हो चुके हैं, तो क्या इस संविधान की समीक्षा की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि क्यों समीक्षा करनी चाहिए। अगर वो पूछता है कि क्या ज़रूरत है तो आपको बताना है कि ऐसा सोचा भी क्यों जा रहा है। आपको बताना है कि हाँ कहीं कहीं तो समस्याएं हैं, वो आपको समझ में आ रहा है कि आपको सोचना कैसे इस आंसर को लिखने के लिए, आपको सोचना है कि कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं। उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी एक तरीका है, वो क्या है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो फिर रिव्यू की ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो आंसर लिखते समय आपको हमेशा हर एक पॉइंट पे ये बैलेंस बनाना है कि आपको एग्जामिनर को ये भी बताना है कि हाँ संविधान में समस्याएं हैं, साथ साथ ये भी जस्टिफाई करना है कि क्यों ये जो समस्या है वह नॉर्मल संशोधन के थ्रू सही नहीं की जा सकती। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने कुछ बताया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में XYZ कोई कमी है, ठीक है, संविधान में XYZ कोई कमी है,
तो मुझसे आप ये बोलेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि क्यों नहीं संविधान को संशोधन के थ्रू आर्टिकल 368 के तहत जो आपको शक्ति दी गई है पार्लियामेंट को, क्यों ना संशोधन के थ्रू उसको सही कर लिया जाए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की समीक्षा करने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो नॉर्मल हमारा तरीका है अमेंडमेंट का, वो उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ऐसा कुछ आपको सोचना है। अब मुझे लगता है यहाँ से आप सोच लेंगे। इस क्वेश्चन को प्लीज़ मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले एक बार अपनी कॉपी खोलिए और वहाँ पर लिखने की कोशिश करिए कि आप अगर पूरा स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, पूरी संरचना उसकी नहीं बन रही, फिर भी पॉइंट्स लिखिए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि वहाँ वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कमियाँ हैं। क्योंकि समीक्षा आप क्या करते हैं, समीक्षा रिव्यू यही करना है कि आज की ज़रूरत के हिसाब से पुरानी जो भी कमियां हैं उनको हटा करके आज की ज़रूरत के हिसाब से या 70 साल के हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसके हिसाब से कुछ जो चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गया हमें सोचना कैसे इस आंसर के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लाइन ऑफ पॉवर्टी। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, जितना उसको लिखना उतना ही टेढ़ा काम है। क्योंकि एक तरीका है, आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि जब इसने पूछ दिया लाइन ऑफ पॉवर्टी तो आपका पूरा आंसर इसी पे चला जाए कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इंडिया में कितनी है, दुनिया में कितनी, कितने % पुअर है, फैक्ट चार्ट, ये सब बनाने का एक तरीका है। ठीक है, इसमें आप पूरा अपना ज्ञान इस तरीके का दिखाएंगे। दूसरा ये है कि आपको बताना है कि पॉवर्टी लाइन है क्या, क्यों हम पॉवर्टी लाइन बनाते हैं, क्यों हम गरीबी रेखा बनाते हैं, भारत में कैसे नापते हैं, भारत में कौन सी समितियाँ रही हैं इसको नापने के लिए। और तीसरा आपको ये भी लिखना है कि गरीबी रेखा के थ्रू गरीबी नापना क्या सही तरीका है, और भी क्या अच्छे तरीके हो सकते हैं, या जिस तरीके से भारत गरीबी नापता है क्या वही सबसे अच्छा तरीका है, या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे जिसमें आपके फैक्ट्स भी होंगे कि आज क्या स्थिति है, भारत कैसे नापता है, प्लस आप ये लिखेंगे कि सुधार की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से जब आप आंसर लिखते हैं तो वो ज़्यादा क्या होता है, वो होलिस्टिक होता है, ज़्यादा समग्र कह सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे लिखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन अगर आप अपने आंसर में सोचो कि आप वो सिर्फ ये ना बताओ कि लाइन ऑफ पॉवर्टी है क्या, आपको ये भी बताना है कि आगे के लिए क्या करना है, क्या पॉवर्टी नापने के तरीके और क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रीलिम्स के भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला पॉइंट, the local first policy in employment recently adopted by some states may reverse the gains made by India in ease of doing business। कहता है कि कुछ राज्यों द्वारा हाल ही में अपनाई गई रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत की उपलब्धियों को उलट सकती है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतनी मेहनत से जो भी अपनी उपलब्धियां पाई हैं, वहाँ पर इस राइटर को यह आशंका है कि अगर हम लोकल्स को जॉब रिजर्वेशन वाला पॉलिसी अपनाते हैं तो हो सकता है ये सारे फ़ायदे को उलट दिया जाए इस पॉलिसी की वजह से। ठीक है, कुछ नुकसान होगा। बेसिकली ये कहना चाह रहा है जो हमारा बिजनेस फ्रेंडली जो पूरा माहौल बना हुआ है उसको कुछ आहत हो सकती है। ठीक है, तो ये कहता है कि ऑल्सो डिस्कस अदर हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद सच डिसीजंस। कहते हैं कि ऐसा डिसीजन लेने की वजह से जो और भी अलग जो खतरे हैं, ऐसा फैसले की वजह से और भी जो उसके खतरे हैं और भी जो मुद्दे हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमेशा के तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट सोचने की कोशिश करिए। अगर ये कह रहा है कि ऐसी पॉलिसी आएंगी तो देखिए, एक होती है आंसर लिखने का तरीका होता है जिसको कहते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स मतलब क्या होते हैं कि किसी भी फैसले का जिन लोगों पे प्रभाव पड़ रहा होता है वो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, जैसे सरकार की कोई पॉलिसी है तो उसके स्टेक होल्डर्स कौन है। अगर सरकार की कोई पॉलिसी जैसे पोषण अभियान है तो पोषण अभियान के स्टेक होल्डर्स कौन हुए, उसका जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि महिलाएं हुए, बच्चे हुए, आशा वर्कर्स हुए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुए, डॉक्टर्स हुए, ये लोग क्या हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली इस पोषण अभियान का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसी तरीके से इस पूरे डिसीजंस में कौन स्टेक होल्डर होंगे, इस डिसीजन में वो लोग स्टेक होल्डर होंगे जिनके ऊपर इस डिसीजन का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि पहले तो कौन बनेंगी, कंपनीज होंगी जिन कंपनी के ऊपर ये नियम आप लागू कर रहे हो, लोकल पीपल होंगे, लेबर, अब लेबर दोनों लोकल और माइग्रेट जो करके आ रहे हैं वो लोग, नेशन एज अ होल, फिर और क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्या, इन्वेस्टमेंट का एटीट्यूड या इन्वेस्टमेंट का जो
माहौल है किसी भी कंट्री का। तो इस तरीके से आप बहुत सारे और पॉइंट सोच सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे अगर आपको सोचना हो ऑर्गेनाइज तरीके से आंसर को लिखने से पहले, तो आप ये करिए कि आप ये पता करने की कोशिश करिए हमेशा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर है। आप उन सब के बारे में बारी बारी सोचेंगे तो आपके मतलब बीसियों पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि लोकल फर्स्ट पॉलिसी रिफर्स टू, पहले आप समझाएंगे कि लोकल फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या है। लोकल फर्स्ट पॉलिसी रिफर्स टू स्पेशल रिजर्वेशन गिवन टू लोकल रेजिडेंट्स इन जॉब क्रिएटेड इन अ रीजन। देखिए बहुत ही साफ शब्दों में आपने समझा दिया कि इसमें क्या है कि लोकल फर्स्ट पॉलिसी ये है कि लोकल को पहली वरीयता देने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भी रोजगार का सृजन होगा, जो भी जॉब्स क्रिएट होंगी, उनमें स्थानीय निवासियों को किसी तरीके की वरीयता दी जाएगी या उनको किसी तरीके का आरक्षण दिया जाएगा या किसी तरीके का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया लोकल फर्स्ट पॉलिसी। अब कह रहे थे कंपनीज ऑपरेटिंग इन दीज स्टेट्स और रीजन आर रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉय सर्टेन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू दैट स्टेट ओनली, कि उन राज्यों में काम करने वाली कंपनियों को उस राज्य से संबंधित निवासियों को उस काम में एम्प्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, कहता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अभी हाल ही में हरियाणा, ये सब ऐसी स्टेट्स हैं जो 70%, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 75% जो जॉब्स हैं वो आपको लोकल्स को देनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको उनके लिए लोकल्स के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। देखिए हमको, हम हरियाणा का बिल की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हमको एग्जैक्ट उसमें नहीं ये घुसना है कि कितना परसेंट है, क्या क्या बोला है, लेकिन हमको थोड़ा सा बस आइडिया लेना है। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने देखा हरियाणा के बाद शायद झारखंड ने भी ऐसी कोई पहल शुरू कर दी है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक तरीके की कंपटीशन हो गया है सब राज्यों में, क्योंकि हर राज्य ये दिखाना चाहता है, सबको अपना पॉलिटिक्स जीतना है ना, वोट जीतना है, तो हर राज्य ये दिखाना चाहता है कि सब अपने अपने वोटर्स के लिए ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है, तो कुछ एक नाम याद रखिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने भी किया था। ये हो गया, तो हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये राज्य क्यों कर रहे हैं, इनका रैशनल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप डायरेक्टली किसी राज्य की बुराई नहीं करने सकते। हम, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वैसे कई IAS अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनकी भी कुछ इज्जत रखते हुए ये सोचते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा नेशनल हब है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, ऑटोमोबाइल उद्योग का राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय केंद्र का मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो इस तरीके के वाहन वगैरह बनते हैं, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है उसका प्रोडक्शन हरियाणा में हो रहा होता है। ठीक, तो आप मान गए कि यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे लोग अगल बगल के राज्यों से भी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारी बड़ी जनता में लोग यहाँ लेबर जाते होंगे। ठीक है, बट फरवरी 2021 का एक डेटा कहता है, फरवरी 2021, अभी तो मार्च चल रहा है, फरवरी 2021 का एक डेटा ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 26% इन हरियाणा। उस राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 26% था, जबकि नेशनल एवरेज करीब 6.5% का है। 6.5% के आसपास में अगर नेशनल एवरेज चल रहा है, तो उस राज्य में जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है, वहाँ पे 26% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये डेटा शो करता है कि क्यों उस राज्य के लिए चिंता का विषय, इसलिए आप उसके डिसीजन को कहीं ना कहीं जस्टिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है DPSP, यानी कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत, कि राज्य लोगों के लिए उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाए, उनका स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ाए, मतलब जो उनके सिटीजन्स हैं या उनके स्टेट्स में जो लोग रह रहे हैं, तो राज्य की चूँकि जिम्मेदारी है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी ये जिम्मेदारी मानती है उन लोगों के प्रति। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है, 16 क्लॉज 4 कहता है कि स्टेट्स जो होती हैं वो किसी तरीके का रिजर्वेशन दे सकती हैं कुछ पोस्ट के लिए, अगर उसको लगता है कि कुछ मतलब बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रही हैं किसी भी जॉब्स में। ठीक है, 16 क्लॉज 4। और DPSP, आप मुझको ज़रा आर्टिकल ऐसे लिख के बताइए जो आप इस क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हैं, कोई ऐसे आर्टिकल लिख के बताइए ज़रा। फिर है तीसरा, लैक ऑफ सच रिजर्वेशन हैज़ रिलेटेड टू सन ऑफ द सॉयल मूवमेंट एंड एंटी माइग्रेंट हॉस्टिलिटी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये सर, इस तरीके से ज़रा सोचिए कि हमको पता है कि उत्तर प्रदेश का कोई कई बार आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश या गुजरात जैसे राज्यों में उत्तर प्रदेश के जो लेबर्स गए हुए हैं उनके साथ कुछ गलत तरीके का सलूक किया जाता है,
और इसको आप अंग्रेज़ी में सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट कहते हैं, मिट्टी का लाल जो होते हैं कि किसी भी तरीके की जो जॉब्स हैं, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वहाँ पर सबसे पहला हक उस मिट्टी के लाल का है। मिट्टी के लाल मतलब जो वहाँ का जन्मा हुआ बच्चा है या वहाँ की जो जनता है, वो उसको लगता है कि वो सबसे पहले उसका हकदार है। तो जॉब्स अगर बन रही हैं तो वो उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला रहा है और बहुत बड़ा आप इसको कुछ कुछ टाइम पे आपको न्यूज़ में ये सब देखने लग मिलता है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इस तरीके की कोई रिजर्वेशन पॉलिसी होती है जिसमें उस स्टेट के लेबर्स को ये पता है कि भाई 75% जॉब तो हम ही को मिलनी है, तो काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि ये जो सन ऑफ द सॉइल या मिट्टी के लाल टाइप ऐसा जो आंदोलन चलता है, जो प्रवासियों के प्रति एक तरीके के विरोधी और शत्रुता का माहौल क्रिएट करता है, उसके खिलाफ आप कह सकते हो कि वो चीज़ें कम होंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटीज़ की, कि ये जो नियम लाए गए हैं ये पूरी तरीके से ख़राब नहीं, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन डाली गई हैं। जैसे हरियाणा का ये नियम अगर लिया जाए तो उसमें कहता है कि केवल 50,000 तक की जो नौकरियां हैं उसके लिए ये लागू होंगे। उसके अलावा ये कहता है कि अगर आपको वो स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पा रहा है, जैसे आपको जो काम कराना है उसके लिए आपको एक मिनिमम स्किल चाहिए, उस आदमी के ऊपर पास कुछ तरीके का कौशल होना चाहिए। अगर उसके पास नहीं है तो कुछ और तरीके की छूट प्रोवाइड की गई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एकदम कंपनियों के हाथ पैर बांध दिए गए हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हम ये क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि क्यों ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम लेके आ रही हैं, उनका भी जो पक्ष जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे इश्यूज़ क्या हैं। देखिए, इश्यूज़ में कई सारे इश्यूज़ हैं और यहाँ पे आपका काम आएगा क्या, मैंने जो बताया था आपको, स्टेक होल्डर अप्रोच, ठीक है। स्टेक होल्डर्स अप्रोच, मैं देखिए मीन्स में सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या लिखना है, क्योंकि क्या लिखना है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मेरे वीडियो से, आप कहीं और से पढ़ सकते हो, आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हो, आप कोई डिबेट देख सकते हो, हज़ार तरीके ज्ञान प्राप्त करने के। लेकिन कैसे लिखना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैसे वाला पॉइंट जल्दी कोई नहीं सिखाता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्टेक होल्डर्स के बारे में आपको सोचना है, तो ये कैसे वाला अप्रोच है कि कैसे लिखना है। तो आप स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचिए, आपके पॉइंट्स बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, सच रिजर्वेशन में डिप्राइव फर्म्स चॉइस टू हायर बेस्ट टैलेंट। इस तरीके के आरक्षण से जो फर्म है, जो कंपनियां हैं, उनको सर्वोत्तम प्रतिभाओं को नियुक्त करने का जो विकल्प है उनके पास, वो वंचित हो सकती हैं, ठीक है। अब ये किसके बारे में बात हो रही है, स्टेक होल्डर कौन है यहाँ पे, इस पॉइंट से कौन दिख रहा है, ऑफ कोर्स वो कंपनी, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है, मतलब जो लागत की प्रतिस्पर्धा है। मान लीजिए एक तरीके का आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों लगाते हैं, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक पूरे इतने बड़े क्षेत्र में उन कंपनीज को आप टैक्स की कुछ कमी दे रहे होते हो, टैक्स की कुछ छूट दे रहे होते हो, प्लस एक ही तरीके की कई सारी कंपनीज यहाँ बनती हैं, तो उसकी वजह से एक आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में जानते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल उनको अचीव होता है। तो कुल मिला के ये है कि कंपनी जो है वो प्राइवेट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव से काम करती है, उनको प्रॉफिट कमाना है। तो अगर आपके किसी डिसीजन की वजह से, उनका कॉस्ट, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो प्रतिस्पर्धा उनकी जो लागत में है, वही ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो क्यों रुकेंगे आपके यहाँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप बिजनेस करने में और सरलता ले आओ। बिजनेस करने में जैसे पहले क्या था, लाल फीताशाही थी, रेड टेपिज्म था, आपको हर जगह फाइल पास कराने के लिए पैसे देने, ये करने वो करने। तो बेसिकली आपका जो, जिसको कहते हैं कंप्लायंस बर्डन, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये, इनको यूज़ करना सीखिए आप, कि आपका जो कंप्लायंस बर्डन है, कि मतलब आपको जो नियम कानून को फॉलो करने के लिए जो आपके ऊपर भार लगता है, वो बहुत ज़्यादा था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इसी को कम करने के लिए आई है, लाल फीताशाही को कम करने के आई है। कहते हैं कि रेड टेपिज्म से हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं आपके लिए। रेड कारपेट आप समझते होंगे, वो स्वागत की निशानी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकी लागत को बहुत बड़ा धक्का मिल रहा है। और मैंने देख रहा था कि उसमें एक न्यूज़ थी जो बताती है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मतलब हरियाणा छोड़ के नोएडा आने की फिराक में है, कि वो हरियाणा अभी मतलब ये नियम के इतना जल्दी रिस्पॉन्स दे, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है कि क्योंकि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट देखती है, और उसको अगर ज़रा भी ये लग रहा है कि आपकी इस डिसीजन की वजह से प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो लूज़ करने को तैयार है। तो वो कहाँ आ रही हैं, वो नोएडा आ रही हैं, आपका हरियाणा छोड़ के, गुड़गांव छोड़ के, ठीक है। फिर ये पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है, अनुपालन की लागत जो है वो बढ़ जाएगी, इससे इंस्पेक्टर आ जाएगा। अब इतना सारा अगर आप नियम कानून लगाएंगे कि 50,000 से कम की नौकरी के लिए वो है कि नहीं है, तो इसको देखने के लिए कोई आप इंस्पेक्टर बैठाएंगे, वो इंस्पेक्टर फिर आएगा आपके ऑफिस में, और फिर जाहिर सी बात है कि आप हर हर समय अच्छा काम नहीं कर रहे होते, तो फिर आपको घूस और ये सब चीज़ देख रही है। बेसिकली हम
इंस्पेक्टर राज से पीछे हट रहे थे और ये फिर से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। फिर कहता है मेजॉरिटी ऑफ लोकल्स इन जॉब मीन्स स्ट्रॉन्गर लेबर यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ज़रा समझिएगा। कहता है कि अगर किसी जॉब में, किसी कंपनी है, कोई फर्म है, ठीक है, जो प्रोडक्शन का कोई काम कर रही है और उस फर्म में वहाँ पर मैक्सिमम जो लोग लेबर्स काम कर रहे हैं वो उसी राज्य, इनफैक्ट उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे जो लेबर यूनियन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा? मैं नहीं कहता कि लेबर यूनियन स्ट्रांग है तो वो ख़राब है किसी भी तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेबर यूनियन या हमेशा देखा गया है कि वो जो फर्म की कार्य करने की जो क्षमता है उसमें बाधा डालते हैं, वो हमेशा एफिशिएंसी को कमज़ोर करेंगे, बार बार वहाँ पे हड़ताल होगी, स्ट्राइक होगा। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखिए जैसे बाहर के लेबर्स हैं तो वो इतना स्ट्रांग यूनियन अपना नहीं बना पाते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ फर्म्स को थोड़ी आसान लगती है। लेकिन अब जो इस तरीके का कुछ अगर होगा, 75% उसी ज़िले के हैं, उसी राज्य के हैं, तो लेबर यूनियन स्ट्रांग होगा और फर्म्स को ये भी एक तरीके का डर है, ठीक है। फिर ये कि जीएसटी क्या किया, जीएसटी वन मार्केट बनाने के चक्कर में था। जीएसटी एक बाजार बनाने के कवायद कर रहा था, कोशिश किया उसने। बट इस तरीके की अगर फिर से हम ऐसा नियम लाएंगे तो ये जो टैलेंट पूल है कंट्री का, टैलेंट पूल, तमिलनाडु में बैठा हुआ अच्छा इंजीनियर को पकड़ के गुड़गांव में ले आके लोग काम करवा रहे हैं और उस तरीके से बढ़िया मतलब एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें, टैलेंट पूल डिवाइडेड हो जाएगा कंट्री का, ठीक है। इसके अलावा और आपके क्या इश्यूज़ हैं? इसके अलावा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ये है। देखिए आर्टिकल 16 के बारे में पता है आपको? आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जो आपको अवसर हैं तो अवसरों की समानता दिया जा रहा है। अवसर किस चीज़ के? जॉब्स के अवसर। उसमें आपने पढ़ा होगा कि 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? 16 क्लॉज 2 कहता है कि आप कुछ एक शर्तें दी गई हैं, कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बेसिस पे आप किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो जॉब्स के लिए। तो उसमें एक रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, या प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। अब प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है? नौकरी को रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे नौकरियों को क्या करने की कोशिश की जा रही है? रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। और 16 क्लॉज 2 में इस चीज़ को क्या किया गया है? मना किया गया है। 16 क्लॉज 3 कहता है, 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 3, अभी आज ही पढ़िएगा इसको। वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास यह शक्ति है कि वह रेजिडेंस के नाम पे कुछ हद तक रिजर्वेशन दे सकती है। मतलब पहले तो 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 16 देखिए फिर से समझ लीजिए कि आर्टिकल 16 क्या है। वो कहता है कि अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवसरों की समानता। फिर वो कहता है कि अवसर की समानता कैसे होगी? जब आप 16 क्लॉज 2 देखेंगे, 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? कि न तो रिलीजन, न रेस, न कास्ट, न सेक्स यानी कि जेंडर, न प्लेस ऑफ बर्थ, न प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी कि इन बेसिस के भी और डिसेंट भी एक है, इनके बेसिस पे आप किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो किसी को। आप किसी को जॉब्स के लिए इन बेसिस पे तो नहीं रोक सकते हो कि उसका रिलीजन क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, यानी कि डोमिसाइल के बेसिस पे नहीं रख सकते। फिर वो कहता है 16 क्लॉज 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो कुछ एक विशेष जॉब्स के लिए ऐसे नियम बना सकता है जिसमें रेजिडेंस की शर्त वो रख सकता है। इसके तहत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कुछ ऐसे नियम बनाए गए कि वहाँ की कुछ नौकरियों के लिए वहीं के लोगों को, शायद त्रिपुरा भी है, कि वहीं के लोगों को जॉब्स मिलेंगे, ठीक है। इसका रीज़न क्या रहा होगा? इसका रीज़न ये रहा होगा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रही होगी, ठीक है। तो इसलिए पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है, पार्लियामेंट को अपने हिसाब से जज करने की कोशिश दी गई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है ऐसा कुछ कि रेजिडेंस के बेसिस पे कुछ करे। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है, यानी कि 16 क्लॉज 3 इसी का क्या कर रही है? वायोलेशन कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसे कई सारे केस हुए हैं, जैसे प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रदीप प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ऐसा कोई भी नियम जिसमें उनको सन ऑफ द सॉयल, अभी जिसकी हमने बात करी, मिट्टी के लाल, इससे प्रभावित या इससे प्रेरित अगर कोई भी आप नियम कानून बनाते हो तो उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा। राज्यों के लिए कहा, क्योंकि राज्य को 16 क्लॉज 2 के मानना है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने
बताया 16 क्लॉज 2 का याद दिलाया उनको कि 16 क्लॉज 2 के तहत रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, डिसेंट, इसके आधार पे आप कोई भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। इसलिए और 16 क्लॉज 3 के तहत केवल पार्लियामेंट को ये पावर है। तो अगर आप इस तरीके का कोई भी नियम कानून लाते हैं जिसमें सन ऑफ द सॉइल टाइप कुछ दिखता है तो हम उसको क्या कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे। उत्तर प्रदेश का जो एक नियम आया था जिसमें ये था कि उत्तर प्रदेश में अभी तक पीछे में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को महिला रिजर्वेशन मिलता था, ठीक है। तो फिर अभी एक खुशबू जैन जिन्होंने 2018 का एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने समझा होगा कि एक कुछ महिलाओं ने केस किया और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर ये रिजर्वेशन बेसिकली सबके लिए एक्सटेंड कर दिया, सारी महिलाओं के लिए। क्योंकि अगर आप यूपी की लड़कियों को केवल रिजर्वेशन दे रहे हो तो बेसिकली यूपी की लड़कियों को रिजर्वेशन आप दे रहे हो, लेकिन बेसिकली ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे एक तरीके का रिजर्वेशन हो गया ना। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे आर्टिकल 16 का ये पावर केवल पार्लियामेंट ऐसा नियम बना सकती है, आप नहीं बना सकते, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल हो गया। हालांकि ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनकी जजमेंट आएगी तो उसके बाद हम अच्छे से जज कर सकते हैं कि उनका व्यू क्या है इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और इश्यूज क्या हैं? सच मूव क्रिएट पॉलिसी अनसर्टेनिटी। देखिए इसको हम कहते हैं पॉलिसी अनसर्टेनिटी। आज की डेट में आपकी मन मर्जी आई, आपने 75% कर दिया, कल की डेट में अगर आप इस तरीके का कोई प्रावधान लेके आ जाओ कि नहीं अब ठीक है 20% महिलाएं होनी चाहिए, 50% SC ST होने चाहिए, 10% EWS इसमें भी दिखाओ, इस तरीके का अगर आप फिर कुछ नियम कानून लाने लगे, मतलब जो राज्य की जिम्मेदारियां हैं सिटीजन्स के प्रति वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू अगर पूरा करवाने लग जाए इस तरीके से, तो वो क्या कहेगा, पॉलिसी जो है वहाँ पर एक तरीके की नीतिगत अनिश्चितता रह जाएगी और वो बिजनेस के लिए कभी भी सही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अभी हमने आर्टिकल 16 वाली तो पूरी बात कर ली है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ये जो लाइन पूरी यहाँ लिखी हुई है ये भी हमने बात करी है, तो ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये कहता है कि एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। पंडोरा बॉक्स मतलब होता है कि आप एक पहल करने के बाद फिर वो एक के ऊपर एक परत खुलती चली जाए। तो बात वही कर रही है कि हम जो अभी कर रहे थे कि विमेन SC ST को भी प्राइवेट जॉब में आप रिजर्वेशन देने की बात कर सकते हो, प्लस एक राज्य करेगा तो कई राज्य करेंगे, आपको दिख भी रहा है, हरियाणा कर रहा है, झारखंड भी उसके लेके बात आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो, देखो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली यूपी वालों को क्या संदेश आएगा कि हरियाणा की नौकरियां जो है हरियाणा वालों के लिए, तो यूपी भी ऐसा कुछ नियम लेके आए। तो एक तरफ तो हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की और दूसरी तरफ हमारे कार्य इस तरीके के हैं, तो वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के खिलाफ है, ठीक है। और ये इंडियंस को ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये कुछ इस तरीके के हमने पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। अब हमको ये पढ़ना है कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो फिर गवर्नमेंट की जो चिंताएं थी कि हम नौकरी दें कैसे, तो गवर्नमेंट की चिंता कैसे सॉल्व होगी, गवर्नमेंट की चिंता ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट करो, आप स्किल डेवलपमेंट करो, जो ज़्यादा स्किल्ड होगा उसको नौकरी मिलेगी। इससे ये होगा कि लोग के अंदर ये मोटिवेशन आएगा कि वो अपने स्किल्स को बढ़ाएं। आप रिजर्वेशन यार देखिए, अगर मुझे किसी एक पद को प्राप्त करना है तो उसका ये तरीका नहीं कि उस पद की क्वालिफिकेशन को आप यहाँ कम कर दीजिए, उसका ये तरीका है कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाऊँ और उस पद के बराबर अपने आप को बनाऊँ, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर स्किल्स देने की ज़रूरत है, लोगों के अंदर एक कंपटीशन लाने की ज़रूरत है, लोग स्किल्स लाएंगे और फिर उस प्रकार नौकरी पाएंगे। ये ज़्यादा तरीका अच्छा है ना कि आप प्राइवेट कंपनीज को फोर्स करिए और फिर वो इस तरीके की पॉलिसी से डर के दूसरी जगह भागेंगे और इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक जो है, अच्छा मुझको बताइए अभी जो सबसे रिसेंट रैंक है इंडिया की वो 60 क्या है, 61 2 3 4 कुछ क्या है, ठीक है, ये ज़रा बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं, कैसे करना है, देखिए मेरे हिसाब से जो सही तरीका होता है कि आपको इंसेंटिव देना चाहिए। अभी जो आपका तरीका है वो एक तरीके से प्राइवेट कंपनी के ऊपर बाध्यता डाल रहा है, आपको इंसेंटिव देना चाहिए इस तरीके का। आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो आप कुछ इस तरीके का अगर इंसेंटिव दे देते कि अगर जैसे हरियाणा सरकार क्या कर सकती थी कि अगर वो कंपनी हरियाणा के लोगों को जॉब देती है, ठीक है, तो जो भी वो सैलरी दे रही है उस सैलरी में कुछ एक हिस्सा सरकार हरियाणा सरकार उसका वहन करेगी, क्या उनको PF वगैरह जो है या जिस भी तरीके की उनकी जिम्मेदारियां हैं उसमें क्या करेगी हरियाणा सरकार, कुछ और तरीके कुछ टैक्स बेनिफिट उन कंपनीज को दे सकती थी
जो ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के लोकल्स को एम्प्लॉय करता है। तो अगर इस तरीके का आप इंसेंटिव बेस्ड तरीका निकालते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और कंपनियां इस तरीके से छोड़ के भाग नहीं रही होती। सो ये चीज़ें हैं, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरीके से इनके ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो जाता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस पर हमने एनफ डिस्कशन कर लिया। और अब इस पर एक तरीके का डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस कम होते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, लेकिन आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला अगर कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो वहाँ पे एक तरीके का ये पॉइंट आप ज़रूर लिखोगे इसको। ठीक है, एक अगर आप सवाल लिख रहे हो एक भारत श्रेष्ठ भारत पे, या सोसाइटी में हमेशा यार आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सवाल आता है। ठीक है, इंडिया में ये सब आता है, कम्युनलिज्म क्यों बढ़ रहा है, रीजनलिज्म। एक देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है रीजनलिज्म, सोसाइटी का सिलेबस याद है, उसमें याद है क्या, क्षेत्रवाद। तो एक तरीके का आपको नहीं लगता है कि क्षेत्रवाद का एग्जाम्पल है ये जो भी हो रहा है। तो रीजनलिज्म वाले टॉपिक से जोड़ करके ये सवाल आपसे पूछ सकता है यूपीपीसीएस। तो इसलिए तैयार रहना है कि वहाँ से एक सवाल पूछ सकता है। GS 3 में पूछेगा तो मैं एग्जाम्पल के रूप में इस पॉइंट को लिख सकता हूँ कि कैसे बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसे नियमों की वजह से खराब होता जा रहा है, कि राज्य सरकारें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मेहनत से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग वगैरह सब सुधर रही है, तो राज्य सरकारें कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं दिखा रही हैं। तो नीति आयोग का कोई सवाल आए तो वहाँ पे आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में लिख सकते हो। ठीक है, आप आर्टिकल 16 का अगर कोई बात हो रही है पेपर 2 में, GS पेपर 2 में, वहाँ इसके बारे में लिख सकते हो। तो अदर तरीके से आप रीजनलिज्म मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो इस पूरे टॉपिक को। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी और उसका क्या योगदान था हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया में। ठीक है, भारत की धार्मिक आंदोलन में जो थियोसॉफिकल समाज की भूमिका रही है उस पर आपको चर्चा करना है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कई बार ये सवाल आपने घटना चक्र पढ़ी होगी तो देखा होगा कि मैडम HP ब्लावाट्स्की और कर्नल HS ऑलकॉट, इनकी कंट्रीब्यूशन था। और इन लोगों ने सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1875 में इन्होंने क्या किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछेगा कि सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो HP ब्लावाट्स्की और HS ऑलकॉट ने। कहाँ की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में की थी। कब की थी, 1875 में की थी। अच्छा, 1875 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है। 1875 में कोई एक इम्पॉर्टेंट संस्था की स्थापना भारत में हुई थी। जरा वो बताइए कौन सी संस्था थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है इसलिए पूछ रहा हूँ, देखता हूँ किसका दिमाग चलता है कि 1875 में कौन सी संस्था थी जिसकी स्थापना भारत में की गई थी। लिख के बताइए ज़रा। अभी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन कर रहा है, HP ब्लावाट्स्की और HS ऑलकॉट। ठीक, अब इनकी प्रेरणा की वजह से ऐसी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया मद्रास में स्थापित होती है। कब, 1886 में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, प्रीलिम्स के लिए दोनों चीज़ कि एरिया भी और ईयर भी। आद्यार पूछता है, ये पूछता है मद्रास के आद्यार में। और 1886 में, 1875 के बाद 1886 में स्थापना की जा रही है। कहाँ पर, अद्यार। अद्यार कहाँ पर है, मद्रास। ठीक है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना की गई। अब मिसेस एनी बेसेंट जो होती हैं वह इस आंदोलन को भारत में क्या करती हैं, लोकप्रिय बनाती हैं। अभी हम इसका इतिहास जान रहे हैं। ठीक है, इसकी क्या सोच थी और इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया हमारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन मूवमेंट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यह दो शब्दों से बना है। थियोसॉफिकल जो शब्द होता है, थियोसॉफी, थियोसॉफी दो शब्दों से बना है जो ग्रीक शब्द है, थियो और सोफिया। थियोस और सोफिया। थियोस का मतलब होता है गॉड और सोफिया का मतलब होता है विजडम। अब एक तरफ गॉड है, एक तरफ विजडम है। विजडम मतलब आप समझ सकते हो नॉलेज, या नॉलेज से और बड़ी चीज़ होती है। मतलब याद है मुझे कि इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि नॉलेज और विजडम में अंतर क्या होता है। तो इस तरीके के वो लोग सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप तैयार रहिए और थोड़ा सोचा करिए ऐसे शब्दों पे। तो विजडम और गॉड, दो शब्दों से मैंने बताया कि एक तरफ थियोस एक तरफ सोफिया है। तो कहता है कि थियोसॉफिकल का मतलब क्या है कि गॉड को प्राप्त करना है अगर, तो आपको ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे
बुद्ध जी को क्या प्राप्त हुआ? हम कहते हैं निर्वाण। निर्वाण क्या? एक तरीके का विजडम प्राप्त हुआ उनको। सत्य क्या है, मृत्यु और जन्म की क्या साइकिल है, इसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं विजडम। सो विजडम लीड्स टू गॉड। ये सिंपल एक लाइन आपको याद रखनी है। यही थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक लाइन है, ये लिखना ज़रूरी है वहाँ पर, जिसमें आप लिखोगे कि मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है, कि अगर आपको ईश्वरत्व का एहसास करना है तो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना होगा। अटेन विजडम इन ऑर्डर टू रियलाइज गॉडहुड। ठीक है, अब यहीं से इनकी नॉलेज की खोज जो है, इनकी जो विजडम की खोज है, वह थियोसॉफिकल लोगों को कहाँ लेके आती है? भारत। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ब्रिटेन ब्रिटेन क्या कर रहा था? हम पे रूल कर रहा है। हम पे रूल करके हर एक दिन वो हमको ये याद दिला रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है वो इन्फीरियर है, वो एक तरीके से दबे कुचले लोगों का समाज है। हम अपना खुद से अपना शासन नहीं कर सकते। हमारा इतिहास बहुत ही मलिन रहा है, गंदा रहा है, ऐसा वैसा करके हमको बताते थे और कहते थे कि हम वाइट पीपल यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा एक तरीके का ये जिम्मेदारी है जो हम अपने आप पर लेके आए हैं कि हम आपको सिविलाइज करेंगे, सभ्य करेंगे। वहीं आप ये कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो कि 1875 में बनी एक बॉडी जो है वो 1886 में भारत में अपनी क्या नाम है संस्था खोलती है। उस संस्था का उद्देश्य ये है कि उसको विजडम प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि उसको लगता है कि ज्ञान उसको कहाँ लेके जाएगा? ईश्वर तक। और उसकी ज्ञान की खोज उसको और कहीं नहीं लेके जाती है पूरी दुनिया में, कहाँ लेके आती है? इंडिया में लेके आती है। तो ये अब यहाँ से एक बैकग्राउंड सेट हो जाता है जो ये आपको रियलाइज़ कराएगा, ये मूवमेंट आपको ये रियलाइज़ कराता है कि किस तरीके से हम ब्रिटिशर्स से किसी भी तरीके से इन्फीरियर नहीं है। हमारा कल्चर किसी भी तरीके से उनसे दबा कुचरा नहीं है। जिस तरीके का उनका कल्चर है इम्पॉर्टेंट है, वैसा ही हमारा कल्चर इम्पॉर्टेंट और प्रॉस्परस रहा है। तो अब आपको इतना पता चलेगा कि ज्ञान लेने यहाँ आ गए, तो यहाँ पे ज्ञान का सोर्स इन्होंने किसको माना? क्योंकि जब ये आ रहे हैं 1886 में, तो ज्ञान भारत में तो मतलब सभी धर्म है। तो फिर इनको क्या ऐसी चीज़ लगी जिससे उनको लगा कि इन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है? तो इनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि अनी बेसेंट के शब्द हैं। वो कहती हैं द नीड ऑफ इंडिया आर अमंग अदर्स द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल स्पिरिट। शब्दों को सुनिए, नेशनल स्पिरिट, an education founded on Indian ideals and enriched, not dominated by thoughts and culture of the West। कहती कि इंडिया की ज़रूरत क्या है, भारत की आवश्यकता है एक राष्ट्रीय भावना का विकास, नेशनल स्पिरिट का डेवलपमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एक ऐसा एजुकेशन जिसकी नींव जो हो वो भारतीय आदर्शों पे आधारित हो, ना कि उसके ऊपर पश्चिम संस्कृति का कोई विशेष हावीपन हो या प्रभाव हो, निगेटिव प्रभाव। मतलब ये कहती हैं कि पहले तो आपको क्या करना है कि अपना खुद का एक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास कराना है भारत के अंदर। दूसरा कहना है कि भारत की जो शिक्षा होनी चाहिए उसकी नींव जो होनी चाहिए वो भारतीय मूल्यों के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि उसका जो उसके ऊपर जो पश्चिम की सभ्यता है वो अपना जोर ना चलाए उसके ऊपर। हमारा जो शिक्षा होनी चाहिए, भारत की जो शिक्षा होनी चाहिए भारतीय मूल्यों के हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा वो कुछ कहने की कोशिश करती है। ठीक, तो वो ये नहीं कहती कि वहाँ के कल्चर की हमको जानकारी नहीं होनी चाहिए वेस्ट की, लेकिन वो कहती हैं कि आप डोमिनेट मत करो, क्योंकि हमारे अपने खुद के स्तंभ बड़े मजबूत हैं। तो ये आपको यहीं से अंदाज़ा लग गया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रही है वो बॉडी, जो उस समय, आज की डेट में आपको भले ही इसका इंपॉर्टेंस ना समझ में आ रहा हो अभी, लेकिन इस तरीके से समझिए कि उस समय ये बॉडी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि हर एक पॉइंट पे उनको बता रही है, अंग्रेजों को ये समझा रही है, भारतीयों को ये मैसेज दे रही है कि भारतीयों का जो कल्चर रहा है, भारतीयों की जो शिक्षा प्रणाली रही है वो कितनी मजबूत रही है। ठीक है, तब इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि इनकी क्या उद्देश्य थे। ये प्रीलिम्स में कई बार ऐसे सवाल पूछता है यार कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थियोसॉफिकल मूवमेंट, कि थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें पूछ देगा कि दे डू नॉट बिलीव इन कर्मा, कि मतलब वो कर्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे, और वो आत्माओं में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो मूर्ति पूजा करना चाहते थे, ऐसे करके सवाल, फिर 1 2 3 सही, 1 सही 2 सही, ऐसे करके सवाल बनते हैं। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए और तभी आप ऐसे सवाल सही कर पाओगे। तो कहता है कि इट बिलीव्ड इन री इनकारनेशन एंड कर्मा, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में ये लोग विश्वास करते थे। ठीक है, जब पुनर्जन्म पे विश्वास करेंगे तो क्या सोल यानी कि आत्मा पे विश्वास करेंगे कि नहीं, जरा बताइए। दूसरा क्या, मैंने बोला ज्ञान लेने आया, तो ज्ञान इनको कहाँ मिला? द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, सांख्य, योग और वेदांत, इन चीज़ों को इन्होंने क्या माना? ज्ञान के स्रोत। ठीक है,
सांख्य हो गया, योग हो गया, उपनिषद हो गए, वेदांत हो गया, इनको क्या माना इन्होंने? ज्ञान के स्रोत। फिर कहते हैं इनका उद्देश्य था तीसरा यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये सार्वभौमिक भाईचारा की बात करते थे। आपको यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई बॉडी इंडिया में बॉडी वो कर रही है, अपना ज्ञान लेने आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें बिलीव नहीं करती कि वो लोग सुपीरियर है, यूएस सुपीरियर, इंडिया इन्फीरियर, नहीं, इनके लिए सब बराबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहा है, सार्वभौमिक भाईचारा, ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर रहा है ये पता चल गया। और फिर ये आत्मा सॉरी अवतार और कर्म के क्या नाम प्रिंसिपल्स में विश्वास करता था। फिर हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी के और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो सोसाइटी, देखिए आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद भी वेदांत की बात करते थे और वो कहते थे वेदांत के अंदर रैशनैलिटी यानी कि तर्क संगत है वो, यानी कि वो भी ये कहते थे कि जो रिलीजन है, समाज में जो प्रथाएं चल रही हैं उनको आप एक तरीके से अपनी तर्क के बेसिस पे जज करिए और उसके हिसाब से देखिए कि क्या जस्ट बिकॉज रिलीजन कह रहा है इसलिए आपको उस चीज़ को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मतलब आज की डेट में अगर आपको सती कहीं देखने को मिलती है, चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है, तो आप ये नहीं कहोगे कि यार इस धर्म की बुक में ये लिखा है इसलिए हमको करना चाहिए। आप मेडिकल प्रूफ दिखाओगे, मेडिकल प्रूफ दिखाओगे तरीके तरीके के साइंस के थ्रू, कि देखो ये दिखा रहा है कि इस तरीके से बच्चे की साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना होता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इसी तरीके कुछ उन्होंने कहा कि अपना तर्क यूज़ करो, रैशनैलिटी यूज़ करो। रिलीजन जिस चीज़ की सैंक्शन देता है, जिस चीज़ को अनुमति देता है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सही हो। सेम वो काम करती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कहती है कि समाज को प्रकृति के अस्पष्ट कानूनों की जांच करनी चाहिए। मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि समाज को उन चीज़ों जो अननोन है उसके बारे में और इंक्विजिट होने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार वो रैशनैलिटी या तर्कसंगत व्यवहार को बढ़ावा देने की बात करती हैं। पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उस समय जब भारत की क्या स्थिति थी उस समय, आप उस हिसाब से सोच सकते हो। ठीक है, लोगों के अंदर सोचने की शक्ति ये बढ़ा रही है। दूसरा क्या है, द मूवमेंट इज स्ट्रेंथन द फेथ इन द एंशिएंट डॉक्ट्राइन्स and philosophies of the Hindus as Upanishads were believed to be the source of absolute truth। आंदोलन ने हिंदुओं को उनके प्राचीन सिद्धांतों और दर्शन के बारे में जो विश्वास था उसको मजबूत किया, क्योंकि उपनिषद को इन्होंने पूर्ण सत्य माना था इन लोगों ने। ठीक है, अब इन लोगों ने जो खोज वगैरह की उसकी ये लोग पब्लिकेशन करने लग गए, कि शास्त्रों का जो प्रकाशन करते थे। अब जैसे शास्त्रों का प्रकाशन होगा तो आप तक, मुझ तक, और जो उस समय के लोग थे उन तक ये खबरें जाने लग गई अलग अलग माध्यमों के तरफ से, कि मान लीजिए वही हाल है कि मान लो आज की डेट में कोई एक आर्कियोलॉजिकल साइट खोद दी जाती है और उसमें ये दिखता है कि कितना हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। तो उसी उसी तरीके का कुछ था कि वो लोग पब्लिकेशन करते थे हमारे स्क्रिप्चर्स का, और उसकी वजह से लोगों में अवेकेंड इंडियन पीपल वो डेवलप हुए। ठीक है, चौथा क्या, दे इनकरेज रिफॉर्म्स एंड फ्रेम्ड एजुकेशनल स्कीम्स। हमने बात करी कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो होनी चाहिए वो भारतीय मूल्यों के अनुसार होनी चाहिए, और इसलिए हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बीएचयू बना, और उसमें एनी बिसेंट की जो स्थापना, उसके स्थापना में एनी बिसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, तो ये कुछ रहा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी, उसके कौन फाउंडर थे। दो तीन फैक्ट हमने देखा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ बनी, मद्रास के आदियार में। कब बनी? 1886 में। तो 1875 में कहाँ बन रही है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कौन बना रहा है? एचपी ब्लावर्ट्सकी और एमएस ऑलकॉट, नहीं एचएस ऑलकॉट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने बात करी थी कि एग्जामिन द नीड फॉर रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की समीक्षा की आवश्यकता जांच करके, मतलब क्यों इस तरीके से पूछ सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि कुछ कुछ समय पे संविधान की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, कि हर एक 50 साल में मान लीजिए पूछ ले, हर एक 50 साल पे हमको एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फिर से बना देनी चाहिए और फिर से कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समीक्षा करनी चाहिए। तो इसी तरीके का घुमा फिरा के कोई भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है, देखिए सोचना कैसे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या लिखेंगे अगर ऐसा सवाल मैं दे दूँ। प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊँगा तो बड़ा आसान लगेगा और लिखना ईजी हो जाएगा कुछ हद तक, और उसके बाद आप लिख भी लेंगे। लेकिन एक बार सोचिए कि अगर इस तरीके का डायरेक्ट सवाल आ गया तो किस तरीके से शुरू करेंगे, क्या क्या लिखूँगा। तो बेसिकली मेरे हिसाब से सबका दिमाग इस पर जाएगा कि समीक्षा की बात कर रहा है तो हमको ये लिखना है कि क्या क्या आज की डेट में कमियाँ हैं संविधान में। अगर हम ये लिख दें तो इस तरीके से हमारा आंसर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन फिर आपको ये भी सोचना है कि आज की डेट में हमारे संविधान में अमेंडमेंट का प्रावधान है,
कि हम संशोधन तो कर ही सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं तो फिर आप समीक्षा की ज़रूरत क्यों है। तो आपको इस तरीके से जवाब लिखना है कि आपको ये भी प्रूव करना है कि हाँ भाई संविधान में संशोधन है, अमेंडमेंट है, लेकिन फिर भी समीक्षा की ज़रूरत है। इस तरीके से कुछ सोचिए और मतलब फिर लिखेंगे तो कुछ ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे और कुछ काबिल पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन इसका क्या लिखूंगा, इंट्रोडक्शन में ही मैं बता दूंगा कि इंट्रोडक्शन में ही बताना है कि अमेंडमेंट भी है लेकिन फिर भी समीक्षा की ज़रूरत है। इस तरीके से तभी तो आपका पृष्ठभूमि तैयार होगी आगे के आंसर की। ठीक है, तो हमने लिखा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी by providing amendment features so that contemporary social, political, and economic realities and necessities can be accommodated by amendments। इस पूरी अंग्रेजी का मतलब ये है कि भारत का जो संविधान वो एक तरीके का बैलेंस इस्टेब्लिश कर रहा है, रिजिडिटी यानी कि कठोरता और फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलेपन में। ये कहीं कहीं इतना कठोर है कि उस प्रोविज़न को आप ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि जैसे जैसे समय की ज़रूरत हो वैसे वैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते जाओ। तो इन दोनों के बीच में एक तरीके का क्या है, सामंजस्य या एक तरीके का बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और ऐसा कैसे करता है, क्योंकि आपको एक तरीके का अमेंडमेंट प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। और अमेंडमेंट क्यों प्रोवाइड करता है, सो दैट जो उस तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी रियलिटीज़ हैं, जो भी वास्तविकताएं हैं, उनको आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर सको, समायोजित कर सको, उनको अकोमोडेट कर सको। ये इस तरीके से लिखते हैं। फिर भी येट experiences of 7 decades of functioning suggest holistic review of the constitution is required। यद्यपि हमारे 7 दशक के कॉन्स्टिट्यूशन के कामकाज के जो अनुभव रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक तरीके का हमें सजेस्ट करते हैं कि संविधान की समग्र समीक्षा की आवश्यकता भी है। तो इस तरीके से आपने पृष्ठभूमि रख दी कि हाँ समीक्षा भी करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहीं ना कहीं उस चीज़ को काम को नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब रीजंस क्या हैं, क्यों चाहिए भाई समीक्षा करने की। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि देखिए 1950 की जो वास्तविकताएं थी और 2021 की जो वास्तविकताएं हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। आप ये लिखोगे कि टू रिफ्लेक्ट द रियलिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी। फॉर एग्जांपल, अब इसमें आप ये बोलोगे कि यार अमेंडमेंट क्यों नहीं कर देते, 21वीं शताब्दी की जो रिक्वायरमेंट है उसको अमेंडमेंट के थ्रू कर लो। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 1950 में क्या हुआ था। 1950 में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपको कई सारे प्रोविजन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सेंटर को स्ट्रांग रखा गया है, स्टेट्स को वीक रखा गया है ना। इसको आप कहते हैं कि जो यूनियन है उसमें टिल्टेड है, टिल्टेड टूवर्ड यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है, मानते हैं कि 1950 के दशक में ऐसी जिम्मेदारियां, ऐसी ज़रूरतें थी कि अभी हम आज़ाद हुए थे और पाकिस्तान अभी एक नए राष्ट्र थे, इसलिए सेंटर का स्ट्रांग होना ज़रूरी था। लेकिन आज की डेट में ये नहीं है। आज की डेट में हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म जो हमारा संघीय ढांचा है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो संघीय ढांचा जिस तरीके से मैच्योर हुआ है, जिस तरीके से समय के साथ हमको बदलने की ज़रूरत है, तो चूँकि संघीय ढांचे की परिपक्वता अब दिखती है, इसलिए कहीं ना कहीं जो राज्यों के साथ जो असंतुलन हुआ था उसको संतुलित करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप ये कोशिश करो बताने की, जो आर्टिकल 1 है जो कहता है कि यूनियन दैट इज इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, उसमें आप कह रहे हो कि जो ज़्यादा पावर यूनियन को दी गई है अब वो स्टेट की तरफ उसको झुकाने की ज़रूरत है। तो इसलिए भी रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। पहला पॉइंट हमने बोल दिया, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि न्यू फॉर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स के थ्रू नए नए फंडामेंटल राइट्स देती रहती है, या आर्टिकल 21 के जो इम्प्लीमेंटेशन है या आर्टिकल 21 का जो भी आपको क्या कह सकते हैं कि उसको समझने का जो हमारा तरीका है उसको ब्रॉड कर दिया। जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया या इंटरनेट का अधिकार हो गया, इन सबको आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ के तहत सुप्रीम कोर्ट रख देती है। लेकिन एक बार अगर रिव्यू हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का तो हम बड़े होलिस्टिक तरीके से कई ऐसे फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो शायद 1950 के दशक में नहीं थी, उसको अब इंक्लूड करने की ज़रूरत है, या जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स, नए तरीके के फंडामेंटल राइट्स को हम इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, The issue of judicial overreach and pseudo separation of power needs to be corrected as it has led to ambiguity and deadlock। कहता है कि जो न्यायिक अतिरेकी है
या छद्म अलगाव है। छद्म अलगाव क्यों कह रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो कि ट्राइब्यूनल्स बना लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कोर्ट्स बैठ रही हैं हमारी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक तरफ एग्जीक्यूटिव खुद अपना ट्राइब्यूनल बना करके सजा दे रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर में आप देख रहे हो कि हम सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेचर को अलग अलग रखा गया था। आर्टिकल 50 भी यही कहता है। बताइए आर्टिकल 50 क्या लिखता है? एग्जैक्ट वर्ड लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये चीज़ तो है, सेपरेशन ऑफ पावर कहने को है, लेकिन फिर भी आप देखते हो बार बार जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच कि फॉर्म लॉज को इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, भी सुप्रीम कोर्ट बताएगी। विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट बना रही है, ठीक है। तो बीसीसीआई में रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट खुद कर दे रही है। तो इस तरीके की जो न्यायिक अतिरेकी है उससे कहीं ना कहीं बचने की ज़रूरत है। और ये चीज़ हम अभी खुद नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। क्यों नहीं एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए जो ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर बैलेंस की लड़ाई छिड़ी हुई है, इसको एक तरीके का फिर से वो क्या करे, बैलेंस कर दे। आपको ये भी पता है कोलेजियम सिस्टम वाला, आपको पता है कि कोलेजियम सिस्टम के लिए ये लोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजैक लेके आई थी, एग्जीक्यूटिव लेके आई कि हम एनजैक के तहत क्या करेंगे, ये पूरा पूरा समझ लीजिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे जजेस का। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा नहीं नहीं ये सब काम नहीं आएगा, एनजैक नहीं जो चल रहा है उस तरीके से चलने दो, है ना। तो इस तरीके से क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेंडेंसी मतलब जो केसेस बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, बकाए बने हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। बेसिकली है क्या, बेसिक है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर स्ट्रगल है। तो क्यों एक रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक समीक्षा के तहत इसको जो पावर बैलेंस इधर उधर हो गया उसको फिर से बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? ये सारे वो कार्य हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। आप अमेंडमेंट करिए सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके कोलिजियम आप एनजैक लेके आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया ना, तो ये समीक्षा होगी तो हो सकता है हो जाए। फिर कहता है कि पार्लियामेंट इज प्रेजेंट। पार्लियामेंट क्या है, एक तरीके की कितना भी आप ओवर सपोर्ट लेके आ जाओ, मैक्सिमम मेजॉरिटी लेके आ जाओ, लेकिन फिर भी आपको 5 साल के बाद उसी जनता को फेस करना है। तो कुछ ऐसे टफ डिसीजंस होते हैं, ऐसे टफ डिसीजन होते हैं जो देश के लिए तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बैड पॉलिटिक्स हैं। जैसे बैड पॉलिटिक्स क्या है मतलब, जैसे इंडिया में कहते हैं, इंडिया में एक स्टेटमेंट है कि गुड, एक मिनट सॉरी, गुड रिफॉर्म, इस पर एक सवाल बन सकता है, गुड रिफॉर्म इन इंडिया इज बैड पॉलिटिक्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? गुड रिफॉर्म, कोई बहुत अच्छा आप सुधार करने की कोशिश करोगे, किसी भी तरीके का सुधार हो गया, वो इंडिया में बैड पॉलिटिक्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। मतलब जब आप सुधार करने जाओगे तो कहीं ना कहीं उससे वह वर्ग जिसको अभी उस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है, मान लीजिए किसी भी तरीके का रिजर्वेशन है, ठीक है, मान लीजिए कोई रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन अभी मत मानिए, अभी आज के 150 साल बाद की बात सोचिए, 150 साल बाद भी मान लीजिए भारत में रिजर्वेशन चल ही रहा है। तो उस समय भी जो सरकार होगी, उस समय की भी सरकार को अगर ये रिफॉर्म करना है, गुड रिफॉर्म करना है, कि उस समय वो सोचे कि रिजर्वेशन हम हटा देते हैं क्योंकि 150 साल हो चुका है और अब किसी को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन उस समय भी अगर ये सरकार इसको हटाने की कोशिश करेगी तो ये बैड पॉलिटिक्स है। बैड पॉलिटिक्स क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको अपना फ़ायदा देखना होता है, आपको एक इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि हर 5 साल बाद आपकी सरकार बने। लेकिन अगर आप इस तरीके का कोई गुड रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स जो है सफ़र करेगी। समझ रहे हैं? हालांकि रिजर्वेशन की ज़रूरत अभी तो है लेकिन हमेशा तो नहीं रहेगी ना। तो मैं, मेरा कहने का जो पूरा मतलब है वहाँ पे आ पाइए। पूरा कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो होती है वह पॉलिटिक्स को भी ध्यान में रख के कार्य करती है। वो जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, उसको 5 साल बाद फिर से चुनाव करना है। दैट इज़ वाई जो पॉलिटिकल सेटअप आज की डेट में हमारा इंडिया में है वो टफ डिसीजंस, कभी कभी बहुत टफ डिसीजन नहीं ले सकती है। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ा संस्थागत चेंज करना है अपने संविधान में, ठीक है, जैसे आपको लैंग्वेज के बेसिस, लैंग्वेज के टॉपिक पे अगर कुछ करना है, रिजर्वेशन के टॉपिक पे कुछ करना है, फंडामेंटल राइट पे इस तरीके कुछ करना है, या बैलेंस ऑफ पावर में कुछ चेंज करना है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बीच में, तो आपको क्या करना है? आप अमेंडमेंट के थ्रू नहीं कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक तरीके की रिव्यू कमेटी, संविधान को फिर से समीक्षा करने की जरूरत है। फिर आता है फिर आज की डेट में एक और पॉइंट है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण, ठीक है। तो एडीआर होता है, एक रिपोर्ट निकालती है
और उसके हिसाब से बताइए ज़रा 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, मैंने एडीआर पे लिख दिया है, बस आपको गूगल करना है कि एडीआर के हिसाब से जो 2019 का चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें कितने प्रतिशत ऐसे एमपीज़ हैं जिनके खिलाफ कोई न कोई क्रिमिनल केसेस है, ज़रा बताइएगा। आप अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल आ गया और उसके बारे में आंसर लिख रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट अगर नहीं लिखेंगे फैक्ट, तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कितने परसेंट है। तो एडीआर की रिपोर्ट ज़रा लिख के दिखाई गई, एडीआर के हिसाब से कितने प्रतिशत ऐसे एमपी हैं जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। जब क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जब अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है, जो हमारे विधायिका को चला रहे हैं, जो खुद हमारे विधायक है, जो सांसद, अगर वही क्रिमिनल्स हैं, तो साइड सी बात है वो जो अमेंडमेंट करेंगे उसमें भी किसी तरीके का वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। तो ऐसी बॉडीज़ को हम नई जिम्मेदारी दे सकते हैं, इसलिए हमको क्या चाहिए, रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, ओके। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि रिपीटेड अमेंडमेंट्स होती हैं। आपने पढ़ा होगा कितनी सारी अमेंडमेंट हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब से हम आज़ाद हुए हैं उससे लेकर के अभी तक। उसमें क्लॉज जोड़े जा रहे हैं। पढ़ने वाले को भी दिक्कत होती है, कोर्ट में भी दिक्कत होगी, तैयारी करने वालों की तो मतलब बैंड बजा रखी है। ठीक है, तो आपको पढ़ने में समस्या हो रही है, तो एज अ जागरूक नागरिक अगर आपको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके का कोहरेंस हो, तो क्यों ना एक रिव्यू कमेटी बना करके जो भी आज तक हमारे एडिशंस हुए हैं, जिन चीज़ों को हटाना है उनको हटाओ, जो नए एडिशंस हुए हैं उनको एक साथ जोड़ करके मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। जो हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उसकी वजह से न तो कन्फ्यूजन होगा। सुप्रीम कोर्ट होता क्या है कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट कुछ तो आप अमेंडमेंट कर रहा हो, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की वजह से, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी तो एक लॉ है ना, तो वो एक तरीके का लॉ के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में या अदर बॉडीज़ में उसके बारे में जिक्र नहीं है। तो क्यों ना इस तरीके की रिव्यू कमेटी बनाई जाए जो इन सब चीज़ों का क्या करे, सिंपल वर्ड जो है उसको क्या करते हैं, कोडिफाइड कर दे। ठीक है, कंफ्यूजन कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कुछ साल पहले कह दिया कि प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी नहीं रहेगी, अभी कह रही है राइट टू प्राइवेसी रहेगी, फिर कुछ साल बाद फिर से उसका कुछ चेंज कर देती है। कभी कहती है कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट में इंटरनेट एक्सेस जो है वो फंडामेंटल राइट है। अगर आप इंटरनेट एक्सेस को फंडामेंटल राइट कहते हो, तो यानी कि राज्य की जिम्मेदारी हो गई कि आपका जब इंटरनेट नहीं चल रहा है तो राज्य चलाए। तो अगर मैं कह दूं कि इंटरनेट एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है, तो फिर चलो 2 दिन अगर वाईफाई नहीं चला तो मैं तुरंत कोर्ट पहुंच जाऊंगा, मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है ना, आप मेरा वाईफाई ऑफ कर दो, देखो मैं कोर्ट पहुंच सकता हूँ। तो बेसिकली ऐसे ऐसे भी जजमेंट्स आ गए हैं जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो कुल मिला के मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन डिसीजन है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, इन सब को क्या करना है, कोडिफाइड करने की ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से जो एक कन्फ्यूजन है वो खत्म होगा। ठीक है, फिर आप और पॉइंट्स लिखोगे कि 70 साल के आपके एक्सपीरियंस ने बताया कि कुछ कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मिसयूज हुए हैं। जैसे क्या, 10th शेड्यूल आपने पढ़ा होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ बना है लेकिन फिर भी किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही होती है, गवर्नर के ऑफिस को किस तरीके से मिसयूज़ किया जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसको चेंजेस करने की ज़रूरत है। बॉडीज़ जैसे इलेक्शन कमीशन में क्या खामी है, 2020 के मेंस में सवाल पूछ दिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन में क्वालिफिकेशन है कि नहीं उनके लिए बताई गई। ठीक है, तो ये ज़रा सोच के बताइएगा आप। इलेक्शन कमीशन के पास शक्तियों की कमी है। वो इलेक्शन अगर नोटा अगर ज़्यादा, नन ऑफ द अबव नोटा, नन ऑफ द अबव को अगर ज़्यादा वोट दिया गया तो कैंसिल कर नहीं सकता इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन। तो इस तरीके की पावर्स की उसको बहुत सारी कमी है। तो ये सब इलेक्शन कमीशन हो गया। कैग के बारे में कहते हैं क्या, कि जब वो खर्चा वर्चा हो जाता है तो उसके बाद वो ऑडिट करता है। तो इस तरीके की बॉडीज़ में भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो हमारे रेगुलेटर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनमें और ज़्यादा इंडिपेंडेंस लाने की ज़रूरत है। ये हमारे 70 साल के एक्सपीरियंसेस ने बताया हमको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कैसे हमको क्या करना है, रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जस्टिस वेंकट चलिया कमेटी बनी थी 2000 के टाइम पे, और उसने एक बात कही कि रिकमेंडेड देयर मस्ट बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, बात कहता है कि संविधान की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए वो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि 2000 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था कि कमेटी टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी का नाम क्या था, इस कमेटी का नाम था कमेटी टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सन 2000 में इसको बनाया गया था।
और लेकिन उस समय तो बनी, उसने देखा होगा कि रिव्यू करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, लेकिन उसने ये भी बोला कि बार बार करने की ज़रूरत है, इसलिए समय समय पर ऐसी सिफारिश और ऐसी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपसे जानना चाहता है कि गरीबी रेखा क्या होती है, गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है, लाइन ऑफ पॉवर्टी क्या होती है। तो आपको सिंपल पता है यार कि पॉवर्टी की जो लाइन है, जिसके नीचे के लोग जो होते हैं वो पुअर हैं, यही होती है पॉवर्टी लाइन। लेकिन इस तरीके से तो लिख नहीं सकते, तो थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के और अच्छे शब्दों में लिखना होगा। तो एक तरीके का क्या है, एक तरीके कट ऑफ पॉइंट है, एक तरीके कट ऑफ ही तो है कि इसके ऊपर लोग गरीब नहीं है, इसके नीचे गरीब हैं, ये हो गया कट ऑफ एक तरीके का। ठीक है, किस चीज़ का कट ऑफ है, वह ऐसा कट ऑफ है जो यह मान रहा है कि इसके नीचे के लोग हैं जिनको जो अपना बेसिक जीवन यापन करने के लिए जितना पैसे की ज़रूरत है, जितनी इनको कंजम्पशन करना है, जितनी कैलोरीज का, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो ये लोग नहीं जी रहे हैं, यही होती है पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और इसके इसके नीचे जो लोग रहते हैं हेड काउंट रेशियो कहते हैं। ठीक है, हेड काउंट रेशियो इसको कहते हैं, पॉवर्टी लाइन हो गया। ठीक है, सो पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम थ्रेशहोल्ड इनकम लेवल। पॉवर्टी लाइन क्या है, it demarcates the minimum threshold income level required for sustaining minimum standard of living। एक न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आय है, जो आय सीमा है, उसको आप क्या कहते हो, पॉवर्टी की लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार एक तरीके कट ऑफ इनकम लेवल है। A cut off income level is decided based on a commodity of basket which leads to demarcation of poverty line। होता क्या है, एक टोकरी ली जाती है, एक टोकरी बेसिकली एक ग्रुप है किन चीज़ों का, कुछ कुछ कमोडिटीज़ का, कुछ सर्विसेज का, कुछ वस्तुओं का, कुछ सेवाओं का, और देखा जाता है कि इस चीज़ को खरीदने के लिए आपको कितने रुपए की आवश्यकता है। अगर इस चीज़ को खरीदने के लिए मान लीजिए एक दिन में आपको 30 रुपए की आवश्यकता है, तो इस तरीके से एक कट ऑफ पॉइंट ये डिसाइड कर लिया कि 30 रुपए से भी कम जो लोग नहीं कमा, 30 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, मान लो एक बेसिक जीवन जीने के लिए एक कमोडिटी की बास्केट ली गई। बास्केट का मतलब एक तरीके का ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप में कुछ जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जीवन यापन की, उसको रखा गया। ठीक है, एजुकेशन के लिए इतना रुपया, हेल्थ के लिए इतना, खाने पीने के लिए इतना, इतनी कैलोरीज लेने के लिए इतना इतना खाना चाहिए। फिर जोड़ा गया कि इस चीज़ को खरीदने के लिए कितना रुपया लगेगा। तो मान लीजिए जोड़ जा के कोई नंबर आ गया कि 30 रुपये 32 रुपये एक दिन में एक आदमी को लग रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया कि ये हो गई पॉवर्टी लाइन की हमारी सीमा। इसके नीचे जो रहा वो क्या हो गया, और गरीब हो गया, और जो इससे ज़्यादा कमा रहा है वो क्या हो गया, गरीब नहीं रहा। ठीक है, ये हो गया पूरा बेसिक पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन। करता कौन है भाई, प्लानिंग कमीशन पहले करता था, अभी कौन करेगा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है कि नीति आयोग करता है, और इसको डेटा कौन देता है, इसको डेटा देता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम बदल दिया गया है, एनएसएसओ का नाम बदल के अभी क्या रखा गया है, जरा कमेंट सेक्शन बताइएगा। मेरे हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एनएसएसओ का नया नाम कुछ रखा गया है, वो ज़रा बताइए क्या है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कुछ प्रीलिम्स से स्पेसिफिक थोड़ा सा कि पॉवर्टी लाइन जो होती है उसमें देखिए यूपीपीसीएस में कैसे सवाल आ सकते हैं। दो तरीके के सवाल आ सकते हैं, एक बड़े सिंपल आ सकते हैं क्रोनोलॉजी वाला। क्रोनोलॉजी में आ जाएगा कि 4 कमेटी बता दिया। पॉवर्टी देखिए बताने के लिए कई बार समय समय पे कमेटी बनी है कि भारत में कितने लोग गरीब हैं, तो वो कमेटी दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ईयर वाइज बताओ, सबसे पहले कौन सी बनी, बाद में एक तरीके का ये सवाल बन सकता है। ठीक है, दूसरी कमेटी बन सकती है कि कौन कितना रुपया बोला है गरीबी का, गरीबी देखा हमने बताया ना 30 रुपया 20 रुपया, तो इस तरीके से एक सवाल बन सकता है, हालांकि अच्छा ना चांसेस नहीं है। तीसरा बन सकता है कि किस बेसिस पे उन लोगों ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया, तो अभी हम ये सब चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉवर्टी लाइन, कैसे हम क्या मेथड का प्रयोग करते हैं, तो कहता है थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहता है मिनिमम कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स और कंजम्पशन लेवल का निर्धारण किया जाता है, मतलब न्यूनतम उपभोग मानक और उपभोग स्तर। आईसीएमआर के बारे में पता होगा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, मान लीजिए ये बता देगा, आईसीएमआर बता देगा कि गांव में 2100 कैलोरीज एक आदमी को चाहिए, सॉरी 2400 कैलोरीज चाहिए, शहर में 2100 कैलोरीज चाहिए, तो आईसीएमआर बता देगा कि इतना न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। सॉरी, तो मिनिमम कंजम्पशन स्टैंडर्ड और कंजम्पशन लेवल के बारे में जानकारी ली जाती है सबसे पहले।
कि मिनिमम कंजम्पशन एक आदमी के लिए क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे तो आप बास्केट ऑफ कमोडिटी का निर्धारण करोगे, ठीक है। तो अ एक्सपर्ट ग्रुप इज यूजेस द नेशनल सैंपल सर्वे एस्टीमेट, नेशनल सैंपल सर्वे के एस्टीमेट को यूज करके एक्सपर्ट ग्रुप क्या करता है, एस्टीमेट करता है कंजम्पशन पैटर्न ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ने जो एस्टीमेट्स दिए हैं उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, हाउस होल्ड सर्वे के बेसिस पे पता कराते हैं कि क्या बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। देन फॉर अ प्रिफर्ड कंजम्पशन बास्केट ऑफ पीपल द एक्सपर्ट ग्रुप पिक अप द मोस्ट इसेंशियल कमोडिटीज, क्या क्या लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या खाने पीने के लिए ऐसे सब स्टैंडर्ड बनाएंगे, फिर ये देखा जाएगा कि क्या इनमें से सबसे बेसिक चीज़ें हैं, और उसके बेसिस पे एक तरीके की बेसिकली बास्केट ऑफ कमोडिटी डिसाइड हो जाती है। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों होती हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे निकाला जाता है पॉवर्टी लाइन को, ये रहा आपका लिखा हुआ है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस कंजम्पशन पैटर्न एक्सपर्ट ग्रुप एस्टिमेट द मिनिमम कंजम्पशन लेवल एंड द इनकम नीडेड टू बाई दीज, कहते हैं कि जो मिनिमम कंजम्पशन लेवल एक बास्केट ऑफ कमोडिटी बना ली और उसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या होता है, क्या हो सकता है मिनिमम कंजम्पशन लेवल जिस पे एक आदमी जी सकता है। क्यों मिनिमम चुन रहे हैं, क्योंकि गरीब से गरीब को टारगेट करना है, कौन गरीब है ये देखने के लिए कि हाँ भाई इतना तो कम से कम चाहिए जीने के लिए, तो मिनिमम कंजम्पशन लेवल को देखा जाएगा और इस चीज़ को, इस कंजम्पशन लेवल के लिए क्या रुपया एक दिन में आदमी कमाएगा, उसके बेसिस पे एक कट ऑफ पॉइंट डिसाइड किया जाता है, उसके नीचे वाले गरीब, उसके ऊपर वाले गरीब नहीं, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन भारत में और विदेश में हम ऐसे देख लेते हैं। तो विदेशों में जो है 1.9 डॉलर 1.9 डॉलर इससे पर डे, इससे भी कम जो कमा रहा है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, मतलब सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है। 2015 में इसको अपडेट किया गया था। तो कहता है क्या कि अगर कोई व्यक्ति 1.9 डॉलर भी एक दिन में नहीं कमा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के हिसाब से वो एक्सट्रीमली पुअर आदमी है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ये डेटा देती है और वर्ल्ड बैंक ही ये कहती है कि करीब 700 मिलियन पीपल जो है दुनिया भर में वो क्या है अभी गरीब है, और गरीब वो जब कह रही है यानी कि वो इतना भी नहीं कमा रहा है, 1.9 डॉलर भी नहीं कमा रहा है, 700 मिलियन। ये फैक्ट आप याद रख सकते हो 2015 का। क्यों याद रखना है, क्योंकि अगर आप पॉवर्टी पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हो जिसमें आपको ये बताना है कि दुनिया में भी मतलब पॉवर्टी का बर्डन, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आ रही है, या इंडिया के बारे में अगर आप बताना है कि इंडिया को किस तरीके से ग्लोबल लीडर के रूप में, तो फिर हाँ अपने यहाँ पॉवर्टी खत्म करें, विश्व में भी 700 मिलियन लोग पुअर हैं, या ऐसे वगैरह लिख रहे हो जिसमें आप ये लिख दो कि कैसे पूरी दुनिया में एक तरफ रिच कंट्रीज है एक तरफ पुअर कंट्रीज हैं, और हमारी डेवलपमेंट का क्या मतलब है, यूनाइटेड नेशंस का क्या मतलब है जब आज भी 700 मिलियन पीपल को क्या है कि 1.9 डॉलर भी नहीं कमा पा रहे। इस तरीके से ये फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने पता होगा कि जब 2005 से 2015 के बीच में, 2005 से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि 2005 से 2015 के बीच में इंडिया ने 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन अगर आप ऐसा लिख रहे हो जिसमें आपको इंडिया की गरीबी की जो पॉलिसीज़ रही हैं, गरीबी के लिए खिलाफ जो एक्शंस लिए हैं उसको तारीफ करनी है, तो आप बोलोगे कि 271 मिलियन को 10 साल के बीच में 2005 और 15 के बीच में इंडिया ने गरीबी से बाहर निकाला है। परंतु ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 कहता है कि इंडिया स्टिल रिमेन्स होम टू 28% ऑफ वर्ल्ड पुअर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2019 का क्या कहता है कि अभी भी भारत दुनिया के 28% गरीबों का घर है, ठीक है। अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि कुछ अपनी जो कमिटीज़ वगैरह हैं फास्ट में देख लेते हैं हम। जैसे आपने बोला कि एक सबसे पहले बनी थी कमिटी अलग, ALAGH अलग कमिटी बनी थी, और ये एक सेकेंड, तो अलग कमेटी कब बन रही है, 1979 में बन रही है। देखिए याद नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। इसके बाद लक्कड़वाला कमेटी बनती है आपकी, लक्कड़वाला, ये सब किसी भी किताब में मिल जाएगा, प्लीज़ याद रखिएगा, मैं ये बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए और याद रहे। तो 1993 में ये बन रही है, 1993 में बन रही है लक्कड़वाला। और उसके बाद आपको पता है इंपॉर्टेंट है, तेंदुलकर कमेटी बनी है, और 2005 के करीब में शायद बनी है। और उसके बाद रंगराजन कमेटी बनी है, रंगराजन कमेटी बनी है शायद 2012 के करीब में बनी है, ठीक है, 2012 के करीब में बनी है। तो ये 4 कमेटीज़ बहुत याद रखिएगा कौन कौन सी। अलग कमेटी बनी है 1979, और फिर आपकी बनी है लक्कड़वाला 1993, फिर आपकी आई है
तेंदुलकर शायद 2005 में, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, और फिर आपकी रंगराजन आई 2012 के करीब में। ये 4 कमिटीज़ के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपके सवाल में ये आएगा कि आज की डेट में इंडिया में कौन सी नाम मानी जाती है, क्योंकि सबसे लास्ट में आई है रंगराजन। तो रंगराजन नहीं मानी जाती, ये याद रखना है। रंगराजन के हिसाब से नहीं चलता है। आज की डेट में सब इंडिया में किस कमेटी की रिकमेंडेशन को मान के पावर्टी नापी जाती है, वो तेंदुलकर, ठीक है। ये तुक्का नहीं लगाना है कि रंगराजन सबसे आखिरी में आया तो रंगराजन होगा, तुम ये है तेंदुलकर है, ठीक है। अब तेंदुलकर ने बोला तो तेंदुलकर की बात याद रख लेते हैं कि कितने परसेंट पुअर थे उस समय। तो 2011-12 में इन्होंने बताया था, 2011-12 में देश के 21.9% लोग क्या थे, गरीब थे, जिसको आप याद रखो कि 22%। अच्छा, फिर याद रखना रंगराजन कितने बोल के गए। रंगराजन जी ने बोला था 29.5% गरीब है, यानी कि करीब 30% हो गए। तो आप सरकार के हिसाब से सोच के बताइए, आप किसको मानते हैं, तेंदुलकर को या रंगराजन को। रंगराजन कहता है 30% गरीब हैं, तेंदुलकर जी कहते हैं कि 22% हैं। तो आप कोर्स आप 22 मानोगे, दुनिया भर में कहने में अच्छा लगेगा सिर्फ 22% हैं, इसको कम करना आसान है, ठीक है। ये एक कंसिडरेशन हो सकता था, शायद सरकार ने ऐसा कुछ सोचा होगा। ऑफकोर्स और कुछ चांसेस रहेंगे और कोई डेटा रहा होगा, ठीक है। और एक ये पूछता है कि तेंदुलकर कमेटी जो आज की डेट में मान्य है, इसने कितना बोला, 21.9% थे करीब। कब थे, 2011-12 में थे, यानी कि 22%, इसको याद रखिएगा। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन गांव में 27 रुपये प्रतिदिन और शहर में 33 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, 6 रुपये का अंतर, 27 और 33, तो 27 रुपये प्रतिदिन या 33 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। हाँ, ये अकेले के नहीं बोला था, ये 5 लोग की फैमिली अगर रहती है और एक साथ रहती है, 27 5 लोग कमा रहे हैं, ये मान के बोला गया था, तो वह गरीब नहीं है। उस हिसाब से गरीबी रेखा का निर्धारण किया और 21.9 लोग को क्या बोला, गरीब बोला, ठीक है। ये हो गई पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन वगैरह। देखिए मेंस में आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाउ पॉवर्टी लाइन इज कैलकुलेटेड, ये सब टाइप, ये सब नहीं है, ठीक है। आपको ये अब ध्यान देना है कि जो हमारी पॉवर्टी को हटाने की स्ट्रैटेजी है, या इस पॉवर्टी लाइन वाले सिस्टम का क्या समस्या है। सबसे पहले पॉवर्टी कोई लाइन नहीं है यार। पॉवर्टी आप दो तरीके से देख सकते हो, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। रिलेटिव मतलब किसी के सापेक्ष में अगर मैं देखूं कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि हो सकता है आप आईफोन चला रहे हो, मैं सैमसंग का कोई 5,000 रुपया 10,000 का मोबाइल चला रहा हूँ, मैं आपके सापेक्ष में फिर मैं गरीब हुआ, है ना। क्या 20 मतलब 1 लाख का फ़ोन चला रहा हूँ, मैं 10,000 चला रहा हूँ। ये हुआ रिलेटिव पॉवर्टी, कि मैं किसी को अपने से कंपेयर करके देखूँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है कि पूर्ण रूप से मैं गरीब हूँ। पूर्ण मतलब इस तरीके का कि गरीबी, गरीबी का मतलब है कि एक तरीके की इनएबिलिटी है, एक असमर्थता है। असमर्थता किस चीज़ की, जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, एक बेसिक खाना, छत, एजुकेशन, ये सब भी अगर मुझको ना मिले तो मैं एक तरीके का पूर्ण रूप से गरीब हूँ, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी वाली स्थिति हो गई। तो रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो ये कहता है कि पावर्टी लाइन जो क्या करना चाहती है, पावर्टी लाइन वाला जो सिस्टम है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी फोकस करता है, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी फोकस नहीं कर रहा है। इंडिया में आपको एब्सोल्यूट भी दिख रही है, रिलेटिव भी दिख रही है, क्योंकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपको याद होती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट हर साल आती है जो ये बताती है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कि 70% जो वेल्थ जनरेट हुई कंट्री की, वो टॉप 1% लोगों के पास चली गई। तो ये दिखाती है कि कितनी इनइक्वालिटी है। तो यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी को ये पॉवर्टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपका शो नहीं करता है, इसलिए ये गड़बड़ है। दूसरी चीज़, ये स्क्यूड इंडिकेटर्स हैं। स्क्यूड मतलब क्या होता है कि गैर समावेशी है। क्या चीज़, जो आप मानक चुन रहे हो। पॉवर्टी का मतलब, गरीबी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक टाइम का खाना नहीं मिला हमको, या हमको पढ़ने में नहीं मिल रहा है। भाई उसकी क्वालिटी का क्या, जो मुझको अगर खाना मिल गया, मुझको आप हर सुबह शाम 3 टाइम बड़ा पाव खिला रहे हो, तो क्या उससे मेरे न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट हो रहा है। यानी कि अभी जो हम पावर्टी देखते हैं इंडिया में, वो क्वांटिटी पे फोकस है, वो क्वालिटी पे फोकस नहीं है। यानी कि जो पावर्टी लाइन वाला सिस्टम है वो क्वांटिटी पे फोकस करता है कि यहाँ 2 टाइम खाना मिला कि नहीं मिला, 30 रुपये में क्या क्या खा लेगा। एजुकेशन की क्वालिटी क्या, ये नहीं देख रहा है, एजुकेशन में दाखिला हो गया ये देख रहा है, ठीक है। तो हमारा फोकस क्वांटिटी पे है, ना कि क्वालिटी पे है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि पावर्टी लाइन जैसा जो सिस्टम है, देखिए हमारा सवाल यही था कि पावर्टी लाइन क्या है, हम उसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि क्यों ऐसा कोई लाइन टाइप नहीं रखना चाहिए हमको, या
जो अभी हम लाइन वाला सिस्टम चल रहे हैं लेकर के उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है। तीसरा है पुअर एस्टिमेट्स एंड टारगेटिंग। जाहिर सी बात है कि अब आपने देखा ना, रंगराजन कमेटी ने 30% बता दिया और उसने अपने जो जोड़ने का फार्मूला लगाया तो उसमें ये भी सब जोड़ दिया था कि हर आदमी को कुछ मात्रा में फैट और प्रोटीन मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है फैट प्रोटीन महंगा होगा तो उसका पॉवर्टी लाइन का जो नंबर्स था वो भी ऊपर गया। चूँकि नंबर ऊपर गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके हिसाब से गरीब भी ज़्यादा हो गए, 30% गरीब हो गए, तो इसलिए सरकार ने इसको माना ही नहीं। तो बेसिकली क्या है कि इसकी वजह से एस्टिमेशन, जो गरीबी का एस्टिमेशन भारत में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है हमेशा के हमेशा। ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है कि ये कट ऑफ है या रेंज है कोई। अभी देखिए आज की डेट में क्या है कि बोल दिए कि 33 रुपये और 27 रुपये, तेंदुलकर जी बोल के चले गए। यार मैं 33 की जगह अगर 35 या 40 या 50 भी कमा लूँ तो क्या मैं गरीब नहीं हूँ? और 33 से फिर मैं 32 पे आते ही गरीब हो गया। समझ रहे हो आप कि 1 रुपया कम या ज़्यादा पे हो सकता है कि आप इधर उधर हो गए, लेकिन गरीबी एक रेंज है भाई। मैं आज की डेट में हो सकता है इस महीने कोविड से, जैसे कोरोना आने से पहले सब अमीर थे। सब इन द सेंस मतलब हमने पढ़ा ना कि 2005 से 2015 के बीच में 270 मिलियन लोगों को इंडिया ने क्या किया, गरीबी से बाहर खींच दिया। तो ये गरीबी से बाहर तो हैं, लेकिन यार क्या गरीबी से बाहर होकर के हमारे आपके लेवल पे आ गए होंगे? नहीं, ये गरीबी रेखा ये है तो ये यहाँ पर कहीं आए होंगे। अभी तक 10 साल में हमने भारत को खींच के इतने लोग को यहाँ से गरीबी रेखा से बाहर किया, यहाँ पहुँचे होंगे। अभी यहाँ पहुँचे नहीं कि कोरोना फिर आ गया और इनको खींच के फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गया। तो ये कहने का मतलब है कि गरीबी एक रेंज है, ये कोई पॉइंट नहीं है। अभी भी ये इतना ही असमर्थ आदमी था। ठीक है। तो अब ये इसलिए कट ऑफ पॉइंट वाला सिस्टम गलत है। आपको क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी फोकस करना है। फिर देखिए अब ये सोल्यूशन आ गया नीचे के, सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर सोल्यूशन आ गया कि हमने पढ़ा है क्या, एम्पावरमेंट की अप्रोच, किसकी, अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन कहते हैं कि लोगों की क्या बढ़ाओ, कैपेबिलिटी, सामर्थ्य में वृद्धि करो। सामर्थ्य में वृद्धि कैसे कर सकते हो? उसकी चॉइसेस बढ़ा के, यानी कि उसके पास इतना सामर्थ्य उसका बढ़ा दो कि उसके पास खूब सारी चॉइसेस हों। जब किसी की चॉइसेस में मैक्सिमाइजेशन होता है तो वो उसका सशक्तिकरण होता है बेसिकली। तो कहते हैं कि आपको ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करना है, हेल्थ पे फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो, स्टेट का इंटरवेंशन इन जगहों पे बहुत मैक्सिमम होना चाहिए। और इस तरीके से जब होगा तो आप कैपेबिलिटी अप्रोच पे फोकस करो और इस तरीके से गरीबी हटाने की कोशिश करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज की डेट में जो आप गरीबी नापते हो तो वो आपका जो उसमें जो सूचकांक है वो बड़े गड़बड़ टाइप के हैं। उसको और होलिस्टिक करने की जरूरत है और समावेशी बनाना है। तो उसका एक अच्छा एग्जांपल आपको दिखता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कहता है गरीबी मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। वो आपकी कई चीज़ें देखता है, वो 10 इंडिकेटर देखता है, 10। उसमें कुछ 6 हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, जो जीवन यापन का जो आपका स्टैंडर्ड है उसके बारे में देखेगा। 2 आपका न्यूट्रिशन देखेगा। देखिए अब ये वो नहीं देख रहा है कि सुबह शाम खाना मिला कि नहीं, वो न्यूट्रिशन देख रहा है कि उस खाने में क्या न्यूट्रिशन है। ठीक है। और दूसरा ये देखता है चाइल्ड की मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर कितनी है। शिशु मृत्यु दर जिस जगह ज़्यादा है जाहिर सी बात है कि वहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह ये सब कम है। ठीक है। तो ये क्वालिटी फोकस कर रहा है। तो मैंने बोला क्या कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस पे काम करता है, 10 चीज़ देखता है। 10 में से 6 तो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे आपके पास कुकिंग गैस है कि नहीं, आपके पास साफ सुथरा सैनिटेशन है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं। ठीक है। ये सब होता है। क्या क्या एसेट्स हैं, ये 6 हो गए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के। 2 हो गए किसके, न्यूट्रिशन के। एक हो गया न्यूट्रिशन, एक हो गया आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी, और 2 हो गया इसका एजुकेशन का। एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है कि आपका स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूलिंग, कई साल स्कूल गए आप और स्कूल में अटेंडेंस कितना रहा है। तो यहाँ भी देखिए क्वालिटी, स्कूल का अटेंडेंस आपका क्वालिटी है। सिर्फ नामांकन हो गया आपका, स्कूल में एनरोलमेंट हो गया, ये नहीं देख रहा है, क्वालिटी फोकस कर रहा है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्वालिटी या आउटकम पे फोकस कर रहा है आपका। और आप किस पे फोकस कर रहे थे, वो आउटपुट पे फोकस कर रहे थे। कॉलेज बन गया, स्कूल बन गया, बच्चे का दाखिला होगा, ये नहीं करना है, आउटकम पे आपको जाना है। ठीक है। ये है क्यों ना हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टाइप कुछ ऐसा देखें और इस तरीके से अपनी पॉवर्टी निर्धारण करें। फिर हमने ये देखा कि अगर गवर्नमेंट जो स्कीम्स चल रही हैं उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए एम्पावरमेंट की। हमने स्वामी विवेकानंद की अप्रोच पढ़ी थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि अगर सशक्तिकरण तक अगर लोग नहीं आ पा रहे हैं तो सशक्तिकरण को लोगों तक जाना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हमने दिया था कि जनधन अकाउंट,
बैंक यानी कि सशक्तिकरण का एग्जाम्पल है। बैंक तक लोग नहीं आ पा रहे हैं तो लोगों तक बैंक को पहुंचाओ। कैसे पहुंचाओगे? जनधन, आधार और मोबाइल के थ्रू, जैम के थ्रू। तो ये क्या है? स्वामी विवेकानंद की अप्रोच है। इस तरीके से आप गरीबी को ख़त्म कर सकते हो। दूसरा, उन्होंने गरीबी को ख़त्म करने का क्या बात बोला था? उन्होंने बोला कि गरीब की आंखें खोलो, गरीब को न्यूज़ बताओ, गरीब को गरीबी से बाहर निकलने के तरीके बताओ, और फिर से वो अपना रास्ता खुद अपना लेगा, खुद से वो अपना रास्ता खोजेगा। उसको आपको हर जगह पे चम्मच से बैठा खिलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंसान को इंसान के तरीके से ट्रीट करना है, आपको उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना है। ठीक है, आपको वेज एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं करना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कब तक गड्ढा खुदवा करके आप बार बार तनख्वाह देते रहोगे? आपको वेज नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आदमी को इतना कारीगर बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि वो एम्प्लॉयमेंट देने की स्थिति में आए। स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब क्या है? वही है। ठीक है, अमर्त्य सेन की बात कर ली। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? वह हमने पावर्टी लाइन के बारे में पढ़ा, एक डिफिनेशन पढ़ी, इंडिया में कौन कौन सी कमेटी बनी, उनकी क्रोनोलॉजी पढ़ी। उसके बारे में आज की डेट में कौन सी है? तो तेंदुलकर कमेटी है। तेंदुलकर कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशन थी? बेसिकली कितने परसेंट है? 22% है। रंगराजन जी हैं, रंगराजन जी 30% बोल के गए, इसलिए इनको माना नहीं गया। ठीक है, पहला ये पॉइंट पढ़ा। फिर जो पावर्टी लाइन वाला सिस्टम है उसकी क्या क्या कमियां हमने ये पढ़ा। उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, क्योंकि ये आउटकम पे फोकस करता है। ये हो गया। फिर हमने गरीबी को ख़त्म करने की कुछ अप्रोचेस पढ़ी जो ऐसे में किसी भी तरीके के आंसर में आप लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, अमर्त्य सेन। ठीक है, और वेज एम्प्लॉयमेंट की जगह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके से लोगों को सशक्तिकरण करो। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। देखिए, जो भी वीडियोस बता रहा हूँ प्लीज़ इनको पढ़िए, इनकी नोट्स बनाइए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि यार रिवीजन होता रहे। दिमाग में चीज़ें बैठ गई, कहानी बैठ गई तो अच्छा आप लिख ले जाओगे। ठीक है।